हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2018 पेपर 1 का सेक्शन 1 में हमारे पास मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन थे। तो ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पे मेनली आईआईटी जेई की तैयारी होती है, जिसमें कि मैथ्स पढ़ाया जाता है फॉर क्लास 8th 9th 10th 11th 12th एंड ड्रॉपर के बच्चे। 8th के बच्चों के लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन वो अगर सिंसियर है तो कर सकते हैं। जैसे ही तुम होम पेज पे आओगे चैनल के, तुम्हें दिखेगा अपलोड सेक्शन। अपलोड सेक्शन में जो भी नए वीडियोस आते रहते हैं वो सारे वीडियोस यहाँ पे शो होंगे। और नीचे आओगे तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो जो बच्चे भी जेई मेन या फिर जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका है रिवाइज करने का। यहाँ से आके आराम से तुम रिवाइज कर सकते हो। यहाँ पे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे तुम्हें, जिसमें कि दिखेगा तुम्हें कि जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर सॉल्व किए गए अलग प्लेलिस्ट है, जेई मेंस का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया हुआ है उसका अलग प्लेलिस्ट है। उसके बाद तुम्हें दिखेगा लेट्स क्रैक जेई मेन, जिसमें कि हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए हैं, सारे फॉर्मूले बताए गए हैं। उसके बाद तुम्हें दिखेगा चॉकलेट प्रॉब्लम सीरीज फॉर जेई एडवांस, जिसमें कि टफ लेवल के क्वेश्चन, जिसमें कि मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट। उसके बाद तुम्हें देखेगा टफेस्ट क्वेश्चन फॉर आईआईटी जेई एडवांस। इसमें वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जिसमें कोई क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्ल्यू ही नहीं है कि हमें करना क्या है। और नीचे आओगे तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई क्लास 9th 10th एंड 8th के बच्चों के लिए। तो इस फाउंडेशन बिल्डर कोर्स में कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे वो तुम पहला वीडियो देख सकते हो। सारे के सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे जो कि जेई एडवांस लेवल तक का है। सारे चैप्टर्स के बेसिक तुम्हें बताए जाएंगे। उसके बाद वो सारे चैप्टर भी कवर होंगे जो कि अपने बोर्ड्स में भी आता है। ठीक है, तो तुम देखोगे अलग अलग चैप्टर्स के प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं और ये अभी कंप्लीट होना बाकी है। ये चलेगा सबसे पहले जेई एडवांस के एग्ज़ाम के बाद इस सीरीज को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो डायरेक्टली दिख रहा है। अब बोला है इन्होंने एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड, लेट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विथ आर्ग्यूमेंट लाई इन बिटवीन -पाई टू पाई। ये तो उन्होंने डेफिनेशन ही बताया जो कि हमें ऑलरेडी आता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। इस चीज़ को ध्यान से देखने का, एग्जाम में यहाँ पे सिली मिस्टेक्स बहुत होते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं, जो ट्रू होता है उसी को फटाफट टिक कर देते हैं क्योंकि उन्हें वो सही सही लगता है कि ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे जो गलत है उसी को सही करना है। ठीक है, घोर कलयुग है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज π/4। ये तो अंधाधुन गलत है। कैसे गलत है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -1 माइनस आयोटा, ये तो किसी थर्ड क्वाड्रेंट में है। हाँ यहाँ पे है एग्जैक्टली ये एंगल 45 डिग्री है विच इज π/4। लेकिन जब इसका आर्ग्यूमेंट निकालने की बात होगी तो वो तो ये होगा ना, आर्ग्यूमेंट ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट का, एंड दिस इज -3π/4 ना कि π/4। हेंस ये आंसर फॉल्स है, इसलिए ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 2 द फंक्शन एफ R2 - पाई टू पाई। एक फंक्शन है हमारे पास जिसका डोमेन इज ऑल रियल नंबर, को डोमेन इज -पाई टू पाई, डिफाइंड बाय एफ टी इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू रियल नंबर इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट ऑफ आर। ओके, तो बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया दिस। अब इस फंक्शन को देखो यार, एक तो इन्होंने -1 फिक्स कर दिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस मतलब बेसिकली एक फंक्शन है जो कि इसका आर्ग्यूमेंट है। अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या है वो तो हमें नहीं पता है ना, अभी हमें तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, दिस मीन्स आर्ग्यूमेंट निकालने की कोशिश की जाए। जब कोशिश करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि यार यहाँ तो -1 है, सो हियर इट इज़ -1। लेकिन यहाँ पे आयोटा के साथ टी है। अब हमें ये नहीं पता है टी पॉजिटिव है या नेगेटिव। दिस मीन्स हमारे पास दो केस बनते हैं। अगर टी पॉजिटिव रहा तो इधर कहीं होगा पॉइंट, एंड इफ टी इज़ नेगेटिव नीचे कहीं होगा। दिस मीन्स ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में है या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका आर्गुमेंट अलग तरीके से निकाला जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका आर्गुमेंट अलग तरीके से निकाला जाता है। निकालने की कोशिश की जाए। सपोज हियर इट इज़ 1, t। अब हमने मान लिया है t इज़ पॉजिटिव, जब सॉरी -1, t। तो इस केस में आर्गुमेंट कितना होने वाला है, तो मैं ये एंगल बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ।
दिस इज मॉडुलस ऑफ टी, जो कि टी पॉजिटिव है तो टी ही रहेगा, सॉरी दिस इज मॉडुलस ऑफ -1 डेट इज 1 एंड टी पॉजिटिव तो ये टी, तो दिस इज थीटा, सो थीटा इज tan theta is t, so we can say theta is tan inverse of t. Since theta is tan inverse of t, तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो तो ये होगा विच इज पाई माइनस थीटा. हेंस व्हेन t इज पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट इज पाई माइनस tan इनवर्स t. यहाँ पे ऑलरेडी हमने मान लिया है t इज पॉजिटिव. एंड इफ t इज नेगेटिव, t अगर नेगेटिव हो गया तो इधर कोई पॉइंट आएगा, ये वाला होगा आर्ग्यूमेंट. अच्छा, तो ये कोऑर्डिनेट 1, t होगा, -t ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने t ऑलरेडी एक नंबर मान रखा है जो पॉजिटिव है. नहीं ऐसा चलो कोई बात नहीं चलेगा. इफ़ t इज़ नेगेटिव तो इधर t है. ओके, सो इन दिस केस दिस इज थीटा एंड वो थीटा कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ t बाई 1. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ mod t. एंड हेंस यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आएगा पाई माइनस थीटा विथ नेगेटिव साइन, डेट इज माइनस पाई प्लस थीटा, डेट इज tan इनवर्स ऑफ mod t. एंड सिंस t इज नेगेटिव सो mod माइनस साइन से खुलेगा, तो दिस इज t एंड यहाँ एक माइनस आ जाएगा. दिस इज द केस व्हेन t इज लेस देन 0. तो हमारे पास जो फंक्शन आया f ऑफ t वो कुछ ऐसा आया. अब ये कंटिन्यूस है, ये पूछा जा रहा है. सिंस वी कैन सी कि पाई माइनस tan इनवर्स t को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूस होगा इन -पाई टू पाई में, ठीक है. मतलब बेसिकली जो हमारा शक वाला पॉइंट है वो 0 पे है. देखते हैं, तो 0 पे हम लोग चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है. तो जब 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो tan इनवर्स 0 प्लस पे जाएंगे तो ये आएगा विच इज पाई लिमिट. tan इनवर्स 0 माइनस पे जाएंगे तो आएगा माइनस पाई. हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. लिमिट जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है. जब कंटिन्यूस नहीं हो सकता है दिस मीन्स ये फॉल्स हो गया. ये फॉल्स हो गया दिस मीन्स यही आंसर सही है, ठीक है. अब देखो सी ऑप्शन, तो इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है, ठीक है. ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो हो सकता है बच्चे को कंफ्यूज हो जाए कि ऐसे कैसे फंक्शन डिफाइन किया गया, लेकिन उतना ज़्यादा टफ नहीं था कॉन्सेप्चुअली. अगर देखोगे ध्यान से तो कॉन्सेप्चुअली उतना ज़्यादा टफ नहीं था. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये तो यार ये तो फॉर्मूला बताया जाता है. फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. अच्छा, हमने ये क्लास में फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ है, यह सारे क्लास में ये बताया ही जाता है. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज सेम एज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2k पाई. प्लस 2k पाई का मतलब आगे k की वैल्यू कुछ फिक्स होगी जिसमें 2k पाई आएगा. 2k पाई क्योंकि चक्कर कितनी बार भी लगाया जा सकता है ना इसमें, तो वो वाली बात है. ओके, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात नहीं हो रही है ना, ये एक जनरल आर्गुमेंट की बात हो रही है. सो हियर दे हैव गिवन आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज 2k पाई, डेट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई. हेंस ये तो ट्रू है और ये ट्रू है तो ये आंसर नहीं होगा, मतलब इसको टिक नहीं करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो यार ये भी फॉर्मूला डायरेक्टली क्लास में बताया जाता है कि फॉर एनी 3 गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z, एंड हमें बताया जाता है कि अगर ये कंडीशन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास और ये चारों ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो चारों के चारों क्या होंगे, कौन साइक्लिक होंगे. कौन साइक्लिक होंगे है ना, वो चारे के चारे कौन साइक्लिक होंगे. जब चारों के चारों कौन साइक्लिक होंगे तो वो सारे सर्कल पे लाई करेंगे. बेसिकली दिस मीन्स लोकस ऑफ Z विल बी अ सर्कल, लेकिन इन्होंने बोला है लोकस ऑफ Z इज ए स्ट्रेट लाइन. दिस मीन्स ये तो अंधाधुन गलत बोला गया है. जब अंधाधुन गलत बोला गया है दिस मीन्स ये ट्रू है. ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ABD क्वेश्चन नंबर 1 का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास SOT से है, शॉर्ट, ठीक है. देखो अब ये क्वेश्चन भी इजियर साइड पे ही था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. तुम्हें दिखेगा देयर इज अ ट्राइंगल PQR, ठीक है. देयर इज अ ट्राइंगल PQR मान लिया जैसा बोल रहे हो आप. लेट PQR इज 30 डिग्री, PQR इज 30 डिग्री, सही बात है मान लिया. एंड द साइड्स PQ एंड QR, PQ का लेंथ इज 10√3, QR का लेंथ इज 10 रेस्पेक्टिवली.
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट ट्रू। एंगल क्यू पी आर पूछा गया, क्यू पी आर ये एंगल कितना होगा। अब यार देखो, अब ये निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक तरीका तो क्या है, साइन रूल लगाओ डायरेक्टली। साइन रूल कैसे लगाएंगे, तो वी कैन से साइन रूल लगाने के लिए लोड हो रहा है क्या कि 10/sin p बोलेंगे अगर, तो इधर x है, x/sin 30 बोलेंगे इज इक्वल टू 10√3/sin r बोलेंगे। सो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसमें कि एक चीज़ पूरा का पूरा नोन है, जिसमें साइन रूल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें, तो एक और तरीका सोच सकते हैं कि यार अगर मुझे सोचो x पता होता, इफ़ x पता होता तो मुझे ये वाली क्वांटिटी पूरा का पूरा पता होता, ये क्वांटिटी पूरा का पूरा पता होता तो इसको मैं इससे इक्वेट करता, साइन पी की वैल्यू आ जाती, साइन पी की वैल्यू आ जाती तो एंगल पी आ जाता, या फिर इसको इससे इक्वेट करता, साइन आर की वैल्यू आ जाती, साइन आर की वैल्यू आ जाती तो एंगल आर आ जाता। दिस मीन्स अगर किसी भी तरीके से मुझे ये एक्स पता चल जाए ना तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब ये एक्स पता करने के लिए सोचो, दो साइड गिवन है, उनके बीच का एक एंगल गिवन है, एक साइड का नहीं गिवन है कुछ, तो ये कौन से फॉर्मूले को इंडिकेट करता है, कोसाइन रूल। तो हम लोग बोल सकते हैं cos 30 डिग्री विल बी आजू बाजू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 × 10 × 10√3 एंड cos 30 डिग्री शायद सबको पता होना चाहिए, √3/2। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी 2 से 2 कटा, 10 × 10 100, 100√3 मल्टीप्लाई होगा √3 से 300 बनेगा, इज इक्वल टू 10² 100 है, ये आ गया कितना 10√3 का होल स्क्वायर इज 10√3 × 10√3 विच इज़ 300 माइनस एक्स स्क्वायर, 300 से 300 कटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। वाओ, एक्स की वैल्यू जैसे ही 10 आ गई हमारा लाइफ तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। दिस मीन्स इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री तो ये वाला भी एंगल कितना होने वाला है 30 डिग्री। अच्छा ये दोनों 30 डिग्री है तो दिस इज 30 + 30 60, तो ये एंगल कितना होने वाला है 120 डिग्री। इसका मतलब हमें इस ट्राइंगल का हर चीज़ पता चल चुका है, तीनों के तीनों एंगल्स पता चल चुका है, उसके बाद तीनों के तीनों साइड पता चल चुके हैं। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा एंगल पे ही, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये तो गलत है। और इन्होंने इस बार पूछा है ट्रू, कौन सा आंसर ट्रू है, तो ये फॉल्स है, इसलिए आंसर नहीं है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज दिस एंड क्यू आर पी इज 120, क्यू आर पी इज 120, ये वाला पार्ट ट्रू हो गया। अब बस ये एरिया निकाल लेते हैं, अगर ये सही हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ट्रू हो जाएगा, हैंस ये आंसर हो जाएगा। अब एरिया निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, हम लोग वही यूज़ कर लेते हैं, हाफ ए बी इंटू साइन थीटा, हाफ ए इंटू बी इंटू साइन 30, साइन 30 इज 1/2 अगेन, सो 2 × 5, 2 × 5 दिस इज 25√3, ये वाला सही हो गया, दोनों सही हो गया, दिस मीन्स ये वाला आंसर सही है। देन द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर इज दिस। अब देखो रेडियस ऑफ द इन सर्कल का एक फॉर्मूला होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। सिंस वी नो डेल्टा, डेल्टा हमें तो पता है, डेल्टा इज 25√3, अभी तुरंत निकाला, डेल्टा क्या होता है एरिया होता है। ओके, एस मतलब सेमी पैरीमीटर, एक साइड 10 है, दूसरा साइड 10 है, तीसरा साइड 10√3 है बाई 2, तो ये आ गया 50√3 डिवाइड बाई 20 + 10√3, 5 से हर जगह कैंसिल करो, सो यू कैन सी, या फिर 0 0 0 ही कैंसिल कर दो, तो ऊपर आ जाएगा 5√3, नीचे आ जाएगा 2 + √3, 2 - √3, 2 - √3 किया, क्योंकि हमारे पास आंसर में रैशनलाइज्ड फॉर्म में दिख रहा है। सो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 × 10√3 माइनस 5√3 × 3 इज 15, सो 10√3 - 15 आंसर आना चाहिए एंड इट इज़ गिवन, हेंस ये वाला भी सही है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन और द लास्ट पार्ट इज द एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने पूछा है कि रेडियस बता दो भाई, कैपिटल आर कितना होगा, कैपिटल आर निकाल लोगे तो एरिया आ जाएगा πr²। अच्छा कैपिटल आर निकाल के मल्टीपल वे हैं, एक तरीका हमने बहुत अच्छा से पढ़ा है, ABC/4 डेल्टा, ABC सब कुछ पता है मुझे, एंड 4 डेल्टा यहाँ से भी आ जाएगा, या फिर साइन रूल से आ जाएगा, दैट इज A/sin A इज सेम एज 2r, है ना। तो 10/sin
30 दैट इज़ 1/2 20 इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू 10 आ गई। अच्छा आर की वैल्यू 10 आ गई तो एरिया आ जाएगा 10 स्क्वायर इंटू पाई दैट इज़ 100 पाई, ये भी ट्रू है। तो ये दोनों क्वेश्चन ईजी थे, हमने बहुत ही आसानी से कर लिए। होप कि सबको समझ में आया होगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है देयर इज अ प्लेन P1 एंड देयर इज अनदर प्लेन P2। प्लेन गिवन है, दिस मीन्स हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है, उसका नॉर्मल वेक्टर तो बहुत ही आसानी से पता है, N1 इज 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। मुझे नहीं पता आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया, बस मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ 2j कैप प्लस के कैप। ओके, दो प्लेन्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। अब देखो यार ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब मल्टीपल करेक्ट को तुम देख रहे हो ना, मल्टीपल करेक्ट ऐसे हैं, पहले के ज़माने में ऐसा आता था एक क्वेश्चन दे दिया उसको सॉल्व करो, 2-3 आंसर्स आ जाएंगे और देख लो कौन कौन सा आंसर सही है। इस बार तो उन्होंने ऐसा पूछ लिया कौन कौन से ट्रू हैं, कौन कौन से फॉल्स है, कौन कौन से ट्रू हैं। इसका मतलब तुम्हें इस चारों क्वेश्चन को, चारों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। जब चारों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा। इसका मतलब ये पेपर टफ है, समझ रहे हो, ये पेपर टफ है, आसान नहीं है। भले ही क्वेश्चन हो सकता है चारों ऑप्शन में आसान हो, लेकिन टाइम टेकिंग तो है, और टाइम टेकिंग है दिस मीन्स टफ है। ओके, वी कैन सी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 हैज डायरेक्शन रेशियो दिस। अच्छा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। सपोज देयर इज अ प्लेन P1 लाइक दिस एंड चलो मैं 2D बनाता हूँ, एक और प्लेन है P2। अब इसका जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है, ये मतलब एक लाइन होगा, अंदर जा रहा होगा लाइन और बाहर आ रहा होगा, ठीक है। इसका डायरेक्शन रेशियो मतलब इसका डायरेक्शन वेक्टर चाहिए मुझे पहले, तो डायरेक्शन वेक्टर पता चल जाएगा तो उसी को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। तो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकाले, तो सिंपल है ना, इस प्लेन का इक्वेशन पता है जिसमें इसका नॉर्मल का पता है, इस प्लेन का इक्वेशन पता है जिसमें इसका नॉर्मल वेक्टर पता है। अच्छा, इन दोनों नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर ही तो उसका डायरेक्शन है। ये जो प्लेन होगा, सोचो जैसे तुम्हारे पास कॉपी है, नोटबुक है, दो प्लेन्स हैं, इन दोनों का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो वो कॉपी के उसी साइड तो आएगा, परपेंडिकुलर। यस, दिस मीन्स डायरेक्शन वेक्टर, उस डायरेक्शन रेशियो बेसिकली डायरेक्शन वेक्टर जो आने वाला है, डायरेक्शन वेक्टर वो आने वाला है N1 क्रॉस N2। यूज आ गया ना। सो दिस इज IJK। N1 मैंने निकाला था 2 1 -1, 2 1 -1, 1 2 1, 1 2 1, 2 1 -1 ही था ना, हाँ ठीक है। तो डायरेक्शन वेक्टर निकाल लेता हूँ मैं, डायरेक्शन वेक्टर इज आई कैप लिया तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, माइनस जे कैप लिया तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, प्लस के कैप लिया तो 4 -1। सो दिस इज 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये डायरेक्शन वेक्टर आया तो लैम्डा मल्टीप्लाइड इट इज़ 1/3, अगर मल्टीप्लाई भी कर दे तो वी कैन से डायरेक्शन रेशियो कैन बी 1 - 1 3 1, 3 से डिवाइड कर दिया, सब में 3 कॉमन है ना। तो डायरेक्शन रेशियो आ गया हमारा। क्या यही दिया हुआ है, बोलेंगे हाँ, नहीं ये नहीं दिया हुआ है, दिस इज़ फॉल्स। तो ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि हमें पूछा गया कौन ट्रू है। द लाइन दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस। अच्छा, ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन वेक्टर मुझे पता होगा, एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसका भी डायरेक्शन वेक्टर पता है। दोनों का मैं अगर डॉट प्रोडक्ट ले लूँ एंड वो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, इससे क्या मैं बोल सकता हूँ कि वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे, एंड अगर जीरो नहीं आएगा दिस मीन्स मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ओके, हेंस इसका पहले डायरेक्शन। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है सिमेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। देखो ये 9 9 9 एंड 3 नहीं ले सकते इस पर डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्रिक फॉर्म तो है लेकिन थोड़ा सा लोचा है, एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, वाई का कोएफिशिएंट -3 है। तो सबसे पहले काम वही करना पड़ेगा, इसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो दिस इज x - 4/3 डिवाइड बाई 9/3 इज 3। इधर आएगा -3 से डिवाइड करो तो y -1/3 इज इक्वल टू 9 बाई -3 इज -3, एंड दिस इज z/3। तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है 3 - 3 3 है, एंड सेम ही तो आया था मेरा ये 3 - 3 3,
दिस मीन्स ये दोनों तो पैरेलल है ना कि परपेंडिकुलर, हेंस ये वाला भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, द एक्यूट एंगल बिटवीन P1 एंड P2। अच्छा, दो प्लेन्स के बीच में एक्यूट एंगल कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है, दोनों के नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल, दैट इज n1 डॉट n2 डिवाइड बाय मॉड n1 मॉड n2 का मॉडुलस ले लो। n1 डॉट n2 निकालो भाई, n1 डॉट n2 निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, 1 इंटू 2 दैट इज 2, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज -1, 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3, ऊपर 3 आया। मॉड n1 निकालो, मॉड n1, मॉड n1 इज √4 प्लस 1 कितना आया √6, और इसमें कितना है √4 प्लस 1, ये भी √6, तो √6 इंटू √6 इज 6, 3/6 दैट इज 1/2। अच्छा, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, दिस मीन्स थीटा कितना है 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री, और इन्होंने वही बोला, दिस मीन्स ये वाला तो ट्रू है, दिस मीन्स ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पार्ट ऑप्शन नंबर डी। तो दिख रहा है तुम्हें 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ एक क्वेश्चन के लिए, बस उन्होंने बोल दिया कौन सा ट्रू है, बताओ भाई। इफ P3 इज द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, एक प्लेन है P3 जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। ओके, बेसिकली लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता है, और एक प्लेन है P3 जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस मीन्स उन्होंने इनडायरेक्टली क्या बोल दिया, वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का तुमने डायरेक्शन वेक्टर निकाला था वो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। ओके, दिस मीन्स जो लाइन आने वाला है दैट विल लुक लाइक x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सम के टाइप, ये P3 है। एंड सिंस P3 इज पासिंग थ्रू 4, 2, -2, सो 4, 2, -2 इज इक्वल टू k, हेंस k इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से वी कैन से x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन P3। देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन दिस, डिस्टेंस फ्रॉम 2 -1 प्लस 1 डिवाइड बाई √3, दिस इज 2/√3। डिस्टेंस तो इतना ही आ रहा है और इन्होंने यही बोला है, तो दिस मीन्स दिस इज ट्रू, ये वाला ट्रू हो गया। ठीक है, तो 2 ऑप्शन ट्रू हो गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, जो कि बोला जा सकता है वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। तुम अगर मेरा वो प्लेलिस्ट देखे हो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन वाला, तो तुम्हें दिखेगा सेम टू सेम क्वेश्चन, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये प्लेलिस्ट जाके देखो। यहाँ पे जैसे ही तुम जाओगे तो तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेईई मेन एडवांस, इसमें फुल प्लेलिस्ट देखना, और इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वही देखना, एग्जैक्टली सेम 1C बताया गया है, belongs to -3 to 3। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि देयर एग्जिस्ट सम C belongs to this, हमें किस चीज का याद आता है? LMVT, रोल्स थ्योरम, CMVT वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी लेकिन हम लोग LMVT या वगैरह कुछ किस पे लगाएंगे, कौन से फंक्शन पे लगाएंगे, ये हमें पता ही नहीं। ठीक है, या फिर एक और तरीका देख सकते हैं कि हमें ओके, तो क्या ये सब डायरेक्टली हम लोग सोच पाएंगे? कोई भी एक कॉमन स्टूडेंट ऐसा कैसे बोल रहे हो डायरेक्टली? देखो ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये वाला क्वेश्चन तुम जाके देखोगे तुम्हें पता चलेगा ये जो क्वेश्चन 4 है ये तो बस इसका एक सब पार्ट है, मैंने जो ऊपर क्वेश्चन कराया उसका बस एक सब पार्ट ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बेसिकली वो जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा डिफिकल्ट था, और इन्होंने तो उस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही पार्ट पूछा है, बस नंबर्स चेंज कर दिए उन्होंने। अब बोला है देयर इज ए फंक्शन विच इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल एफ। अब इस देखो, डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर, इनपुट डोमेन इज रियल नंबर, को डोमेन इज -2 to 2। तो ये यार प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से तुम्हें ये होता है कि उसी टाइप के क्वेश्चन कितने बार आ जाते हैं, थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके या थोड़ा बहुत लुक्स चेंज करके क्वेश्चन सेम होता है। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि प्रीवियस ईयर सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करके जाओ। अगर तुम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करके जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम जेईई में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने एक कंडीशन दी है कि देयर इज ए फंक्शन सच दैट f ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस f डैश 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 85। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। अब देखो यार,
कोडोमेन -2 से 2 में है, इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स उसका मैक्सिमम वैल्यू 2 ही आ सकता है, मिनिमम वैल्यू -2 आ सकता है, इसके अलावा नहीं कुछ आ सकता है। ओके, अब उन्होंने बोला है देयर एग्जिस्ट वैल्यू आर एंड एस सच डेट आर इज लेस देन एस, मतलब एक इंटरवल है आर से एस, वो इंटरवल कितना छोटा भी हो सकता है, मतलब मिनिमल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर इज़ 1.1 एंड एस इज़ 1.11, बस इतना छोटा भी इंटरवल हो सकता है। आर एस कितना बड़ा भी इंटरवल हो सकता है, डजेंट मैटर। सच डेट एफ इज़ 1 1। अब देखो यार, मैं छोटा से छोटा इंटरवल तो बता ही सकता हूँ जिसमें फंक्शन 1 1 हो, एनलेस एंड अनटिल एंड अनलेस कि फंक्शन पूरा का पूरा एक कांस्टेंट फंक्शन ना हो, क्योंकि अगर फंक्शन एक पूरा का पूरा कांस्टेंट फंक्शन रहा, दिस मीन्स ऐसा कोई भी एक छोटा सा इंटरवल नहीं बता पाऊंगा जिसमें कि फंक्शन इंक्रीजिंग है 1 1 है, या फंक्शन डिक्रीजिंग है एंड 1 1 है, क्योंकि अगर पूरा कांस्टेंट हो गया तो वो पूरा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दिस मीन्स मुझे बस ये चेक करना है कहीं एक ऐसा कोई फंक्शन है जो कि कांस्टेंट फंक्शन है और वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि इफ एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन देन एफ डैश एक्स इज जीरो, एफ डैश एक्स हमेशा जीरो आएगा। एफ डैश एक्स अगर हमेशा जीरो आ गया दिस मीन्स एफ डैश जीरो जीरो आ जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर 85 आ जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 2 ही आ सकता है, मिनिमम वैल्यू -2 ही आ सकता है। कैसे? कोडोमेन ही दिया है उतना। दिस मीन्स एफ एक्स का होल स्क्वायर मैक्सिमम 4 ही आ सकता है एंड मिनिमम -4 आ सकता है। दिस मीन्स एफ एक्स का होल स्क्वायर मैक्सिमम 4 आ सकता है, मिनिमम -4 आ सकता है, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर या एफ जीरो का होल स्क्वायर कभी 85 होगा ही नहीं। इससे इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो कभी एक कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। जब कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो हमेशा एक छोटा से छोटा इंटरवल मिल ही जाएगा जिसमें फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, हेंस फंक्शन 1 1 होगा। तो ये वाला पार्ट तो बहुत ही आसान था, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट पार्ट देखो, इन्होंने ट्रू ही पूछा है तो इसलिए टिक करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू दिस सच डेट दिस। अब देखो ये वाले कंडीशन मैंने बहुतों बार बता दिया, कभी भी मैथ्स में ना एक फंक्शन हो एंड उसका डेरिवेटिव का मॉड लेस देन इक्वल टू समथिंग पूछे या ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, तो हमेशा याद आनी चाहिए तुम्हें LMVT की, ठीक है। एंड यहाँ पे सीधा है क्लियर ना, दो इंटरवल A to B, फंक्शन डिफरेंशिएबल ये वो एंड एफ डैश के बारे में पूछा गया है। सोचो इफ x नॉट बिलोंग्स टू -4 to 4 then there exists a f naught such that f dash of x naught is equal to f of b minus f of a divided by 0 minus -4। अच्छा, इसका मॉडुलस ले लेंगे तो इधर भी मॉड ले लेते हैं, तो f डैश x नॉट की जो वैल्यू आएगी मॉड की वो आएगी f of 0 माइनस f of -4 डिवाइड बाई 4। अब इन्होंने बोला है कि ये हमेशा इसका मॉडुलस 1 या 1 से छोटा ही रहेगा, तो यार ये भी दिखा सकते हैं। सोचो, इन्होंने बोला है कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, कोडोमेन एफ ऑफ 0 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो एफ ऑफ 0 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2। अच्छा, एफ ऑफ -4 की मैक्सिमम 2 मिनिमम -2, लेकिन ये माइनस हो रहा है तो इसकी मिनिमम चाहिए, इसकी मिनिमम कितनी हो सकती है, -2। सो 2 माइनस -2 इज ऊपर में 4 नीचे में भी 4, तो 4/4 से तो कम से कम हमेशा एफ डैश एक्स नॉट छोटा ही रहेगा एंड 4/4 इज 1, हेंस एफ डैश एक्स नॉट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। ये भी ट्रू है, तो ये भी इजी पार्ट था। तो जो भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना लगातार, उसके लिए ये सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू 1। यार ये तो पूरा गलत है ना, ये तो पूरा गलत है, क्योंकि इन्होंने ऐसा बोला कि एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी को जाओगे ना तो लिमिट ऑफ फंक्शन विल टेंड्स टुवर्ड्स 1। अच्छा, लिमिट्स ऑफ फंक्शन विल टेंड्स टुवर्ड्स 1, दिस मीन्स फंक्शन 1 की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, दिस मीन्स स्लोप उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऊपर जाए या नीचे से जाए। जब स्लोप 0 हो जाएगा, और वो कभी हो ही नहीं सकता है, एफ डैश एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता है, हेंस वी कैन से कि ये वाला चीज़ फॉल्स है। नेक्स्ट, अब देखो यार, देयर एग्जिस्ट, अच्छा इसको ये सारे क्वेश्चन सुना, ये इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो कितनी बार क्या होता है, एजम्पशन से भी काम चल सकता है। कितनी बार मैंने देखा है कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ये माना है कि सपोज देयर इज ए फंक्शन एफ एक्स विच सेटिस्फाई सम कंडीशन लाइक 85 इंटू साइन एक्स, ये सब ले लिया। साइन एक्स क्यों लिया, उसके पीछे लॉजिक है
क्योंकि बाउंडेड फंक्शन है -2 में ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये बाउंडेड फंक्शन होते हैं, इसलिए -2 में ही लेना था। तो 2 इंटू साइन समथिंग ले लेंगे तो अपने आप वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी लास्ट पार्ट, डी पार्ट। अब डी पार्ट को देखना, डी पार्ट ही इंपॉर्टेंट था सबसे ज़्यादा। अब बोला गया देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू -4 to 4 सच दैट एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड एफ डैश अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, मेरे पास जो कंडीशन गिवन है वो एफ ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश 0 का होल स्क्वायर गिवन है इज इक्वल टू 9 गिवन है। सपोज मैं एक फंक्शन मानता हूँ एच एक्स एक फंक्शन है विच इज एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। तो ये वाला पार्ट जनरेट होगा, देखना कैसे, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे। तो मैं बोलूँगा एच डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी 2 इंटू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 इंटू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो यहाँ से वी कैन से एच डैश एक्स जो आने वाला है वो आने वाला है 2 इंटू एफ डैश एक्स, कॉमन ले लो ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। ओके, तो ये आने वाले हैं। अब देखना ध्यान से कि यार हमारे पास ऐसा कुछ आ गया सिचुएशन, अब यही जीरो करना है। देयर एग्जिस्ट एन अल्फा, मतलब एच ऑफ अल्फा निकालो, तो एच डैश अल्फा निकालोगे तो आएगा 2 इंटू एफ डैश अल्फा एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा। ठीक है, अब दिखाना है ये जीरो है, ये जीरो है एंड ये जीरो है फॉर दिस, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। दिखा सकते हैं, सोचो हमारे पास जो इंटरवल है वो है -4 to 4, तो हमें ऑलरेडी पता है कि इन इंटरवल -4 to 0 देयर एग्जिस्ट सम सी या फिर C1 सच दैट एफ डैश C1 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली इन 0 to 4 अगेन वी कैन से देयर एग्जिस्ट ए C2 सच दैट एफ डैश C2 का मॉड इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, तो देखो अब इंटरवल ऐसा है कुछ, दिस इज -4, दिस इज 4, दिस इज 0, दिस इज इधर कहीं C1, दिस इज C2। एफ ऑफ 0 की वैल्यू 85 गिवन है। ठीक है, अगर एफ ऑफ C1 निकालूं, एफ ऑफ C1 निकालूं तो देखना, सोचो एफ ऑफ C1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 2। अच्छा, एफ ऑफ C2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 2। अच्छा, ये 2 से उठेगा, मैं एच एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, एच एक्स। ठीक है, 2 से उठेगा 85 तक जाएगा, हो सकता है 85 मैक्सिमम ना हो, उसके आगे भी मैक्सिमम हो, एंड फिर से यहाँ तक आएगा 2 तक। ठीक है, तो तुम ऐसे सोचो अब, अच्छा ये सॉरी मैंने एफ का नहीं, एफ का ग्राफ नहीं बना रहा हूँ मैं, एच का ग्राफ बना रहा हूँ ना, एच एक्स। तो एच ऑफ C1 अगर निकालने की कोशिश करूँ तो एच ऑफ C1 इज एफ ऑफ C1 का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश C1 का होल स्क्वायर। सो एफ ऑफ C1 की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है, तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4 एंड एफ डैश C1 इज लेस देन इक्वल टू 1, हैंस उसका मॉडुलस जो होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। दिस मीन्स सम विल बी लेस देन इक्वल टू 5। सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 5 हो सकती है, तो 5 या 5 से छोटी ही होगी एच ऑफ C1, एंड सिमिलरली एच ऑफ C2 भी 5 या 5 से छोटी ही होगी। तो मैं एट मोस्ट मान लेता हूँ कि मान लो 5 ही हो गई, तो मुझे पता है ना कि एच ऑफ 0 इज 85, एच ऑफ 0 इज 85। तो दिस मीन्स ऐसे यहाँ से स्टार्ट होगा फंक्शन, यहाँ जाना है 85 को पास करना ही है। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट सम C बिलोंग्स टू C1 C2, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देयर कैन बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, लेकिन इन ऑल द पॉसिबिलिटीज वी कैन ऑलवेज से दैट देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बिलोंगिंग टू C1 से C2 सच दैट एच डैश अल्फा विल बी 0, है कि नहीं। देयर एग्जिस्ट सम अल्फा बिटवीन C1 से C2 सच दैट एच ऑफ एच डैश अल्फा इज 0। अच्छा, C1 से C2 में है तो -4 to 4 में तो ऑब्वियस सी बात होगा। दिस मीन्स एच ऑफ अल्फा कहीं ना कहीं तो 0 होने वाला है। अच्छा, एच ऑफ अल्फा 0 होने वाला है एंड वी नो कि एफ डैश अल्फा 0 हो ही नहीं सकता है इन बिटवीन C1 C2, क्योंकि एफ डैश अल्फा हो जाएगा 0 तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। एफ डैश अल्फा 0 हो जाएगा तो वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा कि एच ऑफ अल्फा। तो हमें बस ये देखना है कि हम लोग ये बता दें कि एफ डैश अल्फा 0 नहीं हो सकता है, तो हमारा काम बन जाएगा।
अब सोचो एफ डैश अल्फा जीरो नहीं होगा, उसके लिए तो हमें पता है ना एच ऑफ एक्स या फिर एच ऑफ अल्फा निकालो। एच ऑफ अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश अल्फा का होल स्क्वायर। सिंस वी नो डैट एच ऑफ अल्फा तो मैक्सिमम वैल्यू है एंड एफ ऑफ अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 2 ही हो सकती है, मतलब ये 2 या 2 से छोटा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 या 4 से तो छोटी है। एंड एच ऑफ अल्फा सिंस मैक्सिमम है वो 85 हो सकता है या उससे ज़्यादा ही हो सकता है, या तो मैक्सिमम 85 होगा या उससे तो ज़्यादा ही होगा। ओके, दिस मीन्स ये ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है एंड ये 4 या 4 से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ ना कुछ होना पड़ेगा। ये 0 हो गया तो उस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं। हेंस वी कैन से डैट एफ डैश अल्फा का भी 0 नहीं हो सकता है, ये क्लेम कर दिया मैंने। अच्छा, अगर 2 0 नहीं है, एफ डैश अल्फा 0 नहीं है, तो 0 है कौन, एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू 0। और इन्होंने वही बोला है, एफ अल्फा प्लस एफ डबल डैश अल्फा इज इक्वल टू 0। तो अगर तुम्हें इस क्वेश्चन को और डिटेल में समझना है तो तुम इस पे विजिट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ डायरेक्टली दिख जाएगा, बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फिर से डिफरेंशियल फंक्शन। देखो, देर इज अ फंक्शन एफ आर टू आर जी आर टू आर बी टू नॉन कॉन्स्टेंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये तो मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ अपॉन ई टू द पावर जी इंटू जी डैश है। तो ये तो ईजी है, देखो ना कैसे बोला गया, एफ डैश अपॉन ई टू द पावर एफ इज इक्वल टू जी डैश अपॉन ई टू द पावर जी। अच्छा, तो ई टू द पावर माइनस एफ इंटू एफ डैश इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जी इंटू जी डैश। तो ये तो सिंपल है, तो दिस इज ई टू द पावर माइनस एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर, इंटीग्रेट दोनों साइड कर दिया, तो ई टू द पावर माइनस जी प्लस सी। सो दिस इज बेसिकली ई टू द पावर माइनस एफ एक्स माइनस ई टू द पावर या फिर इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जी एक्स प्लस सी। ओके, ये कंडीशन आ चुका है मेरे पास। नाउ दे हैव गिवन कि भाई एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो आएगा ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जी ऑफ 1 प्लस सी। ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ 1 मतलब ई टू द पावर माइनस 1 1 अपॉन ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जी 1 प्लस सी। अच्छा, वैन एक्स की वैल्यू 2 डालोगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जी ऑफ 2 विच इज़ 1। सो दिस इज 1 अपॉन ई प्लस सी। सिंपल है, दोनों को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे सी हट जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन ई माइनस ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस जी ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो यहाँ से आई कैन से 2 अपॉन ई इज इक्वल टू ई टू द पावर एफ ऑफ 2 विथ नेगेटिव साइन ई टू द पावर माइनस जी ऑफ 1। ये इक्वेशन अल्टीमेटली आया। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन पे। हमारे पास क्या आया है, 2 अपॉन ई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ 2 प्लस ई टू द पावर माइनस जी ऑफ 1। ये इक्वेशन अल्टीमेटली आया। नाउ वी नो कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, दिस इज नेवर इक्वल टू 0, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड दिस इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू 0। अच्छा, दो पॉजिटिव नंबर का सम ई अपॉन ई है, 2 अपॉन ई है, तो ऐसे सोचो ए एक पॉजिटिव नंबर है, बी एक पॉजिटिव नंबर है, दोनों का सम 2 है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लेट्स से दिस मीन्स दोनों के दोनों नंबर जरूर 2 से छोटे होंगे। आई कैन क्लेम डेट ए भी 2 से छोटा होगा, बी भी 2 से छोटा होगा। ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि जब दोनों में से कोई एक 0 हो ही नहीं रहा है, 2 तो तब होता ना कोई एक, जब एक 0 हो जाता तो एक 2 हो जाता, लेकिन ये 0 नहीं है, 0 से कुछ बड़ा ही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 2 से कुछ छोटा ही रहेगा। या फिर ये भी 0 से कुछ बड़ा ही है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 2 से कुछ छोटा ही रहेगा। हेंस यहाँ से आई कैन क्लेम इनइक्वालिटी आ गया। सो यहाँ से आई कैन क्लेम ई टू द पावर माइनस एफ ऑफ 2 इज लेस देन 2 अपॉन ई। अब दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, तो माइनस ऑफ एफ ऑन 2 इज ln 2 माइनस 1। सो एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस ln 2, एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1 माइनस ln 2। सिमिलरली e टू द पावर माइनस जी ऑफ 1 इज लेस देन 2 बाई ए, सो जी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस ln e, सॉरी मतलब 1 माइनस ln 2। जी ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस ln 2। तो ये क्वेश्चन ईजी था, बस यहाँ पे ये वाला मैनिपुलेशन
बहुत इंपॉर्टेंट था ये, जिस बच्चे ने सोच लिया होगा उसका तुरंत हो गया होगा, नहीं तो बच्चे फंस जाएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो अभी तक जो हमने कैलकुलस के क्वेश्चन किए ये दोनों बहुत ही टफ लेवल के थे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, बहुत ही टफ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने जरूरी हैं, और ये भी क्वेश्चन अच्छा ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, इंटीग्रेशन दे के कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी नहीं पूछते हैं, इस बार पूछ दिया वो भी। तो देखो हमारे पास देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और इस बार जो ये 0 से x दिया है, जैसे ही लिमिट 0 से x देते हैं तो हमें पता चल जाता है न्यूटन लेबनिट्स यूज़ करना होता है। अच्छा न्यूटन लेबनिट्स यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो या तो मॉडिफाइड न्यूटन लेबनिट्स यूज़ कर लो, वो तो आता होगा सबको, नहीं आता है तो ऐसे सोचो पी एक्स क्यू एक्स रहता है, अगर जी एक्स है एफ टी डी टी, तो यहाँ से जी डैश एक्स जो निकाला जाता है वो आता है एफ ऑफ क्यू एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू डैश एक्स माइनस एफ ऑफ पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी डैश एक्स। यहाँ तक तो चलता, लेकिन ये एक्स कॉमा टी अगर रहे तो मॉडिफाइड बनता है, फिर से प्लस पी एक्स से क्यू एक्स डो बाई डो एक्स, एक्स के टर्म में डिफ्रेंशिएट करो एक्स कॉमा टी को, का ओवरऑल डी टी, ये होता है मॉडिफाइड लेबनिट्स। या तो मॉडिफाइड लेबनिट्स लगा लो, या फिर एक और तरीका होता है कि अगर देखो इंटीग्रेशन टी पे है, इंटीग्रेशन अगर हमारा टी पे है तो एक्स तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। हाँ सर ठीक है। अब बोला गया द कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स पास थ्रू दिस वाई इज इक्वल टू एक्स, मतलब बेसिकली मुझे एफ एक्स तो निकालना है, एफ एक्स निकल जाएगा तो मेरा काम ही बन जाएगा, और एफ एक्स में ऑलरेडी एक एफ एक्स फंसा हुआ है, दिस मीन्स एफ एक्स में एफ एक्स फंसा हुआ है तो मैं डायरेक्टली वैल्यू नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। ओके एफ एक्स आ जाएगा तो ये सब आ जाएगा, तो मेरा एम है कि मैं एफ एक्स निकालूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 0 से x, दिस इज ई टू द पावर x, जो कि बाहर आ गया क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस टी एफ टी डी टी। अब देखो यार यहाँ पे भी रखूँगा तो फिर से डिफ्रेंशिएट अगर करूँगा तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, एक फंक्शन ये दूसरा फंक्शन ये, तो इसको हटा ही देते हैं ना। हटाएंगे कैसे, तो ई टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो यह आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 0 से x ई टू द पावर माइनस टी एफ टी डी टी। अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोनों साइड, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो ये आ गया ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, चेन रूल लगाया, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाया, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे, इसका डिफ्रेंशिएशन इधर, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स एंड माइनस 2 टाइम्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 2x टाइम्स ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, तो दिस इज प्लस प्लस, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूटन लेबनिट्स से, फंक्शन में x रख दो ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। अब हर जगह तुम्हें ई टू द पावर माइनस एक्स 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 दिख रहा है, वो तो कट गया, टेंशन ही खत्म हो गया। दिस इज एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स 1 माइनस 2 प्लस 2x प्लस एफ एक्स। अभी देखो यार दिस इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स एफ, तो ये तो ऐसा लिखा हुआ है डिफरेंशियल डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस 2 डी एक्स माइनस पी एक्स डी एक्स होता है, तो ई टू द पावर माइनस 2x आ गया, फिर से ई टू द पावर एक्स का पंगा आया, कोई बात नहीं, इस बार तो डायरेक्टली आंसर लिखेंगे ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज ई टू द पावर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x
dx अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। अलग अलग इंटीग्रेट करने से फ़ायदा होगा। e⁻²x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये 2 तो रह जाएगा, इसमें बाई पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। लेकिन एक्स का इंटीग्रेशन क्यों करना, आइलेट रूल लगा देंगे ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकेंड फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e⁻²x का इंटीग्रेशन इज e⁻²x अपन -2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये, एंड फिर से इसका इंटीग्रेशन, तो अगेन e⁻²x अपन 2, तो ये -4, ठीक है, ओके। माइनस e⁻²x का इंटीग्रेशन इज e⁻²x अपन -2। सो ये तो पंगा फंसता जा रहा है, ठीक है, फंस रहा है तो फंसा देते हैं। e⁻²x फिर से कैंसिल आउट हो ही रहा है हर जगह से, हमें क्या टेंशन है। एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स x/-2 -1/4 माइनस +1/2। एक बार बस तुम्हें चेक कर लेना है कि क्या मैंने ये बाई पार्ट सही लगाया था। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहने दिया x को, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e⁻²x अपन -2, ठीक है, ये वाला पार्ट इज सही है। माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इतना आएगा -1/2, तो ये +1/2 आ गया। फिर से इसका इंटीग्रेशन किया तो e⁻²x अपन -2, तो -1/4, तो यहाँ पे आ गया, हाँ ठीक है। सो दिस इज -x -½ +½ ये तो कट गया। एफ एक्स इज इक्वल टू -x, नहीं ये गलत होना। एक बार बस चेक करना है कि हमने कुछ गलत वलत तो नहीं किया है। 2x - 1, 2x - 1, ठीक है। सो यहाँ से आई कैन से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 1/2 + 1/2 आएगा। सो दिस इज -x + 1, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x आ रहा है, है ना। एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x है, एंड इस पासेस थ्रू 1, 2, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 1 - 2 इज -1 एंड y इज -1। बी ऑप्शन सही है, ऑप्शन रॉन्ग हो गया। देन द एरिया ऑफ द रीजन दिस, तो एरिया निकालना तो आसान है, देखो y < √1 - x², ये तो सर्कल है, वो भी सेमी सर्कल ऊपर से, एंड y इज इक्वल टू 1 - x, y इज इक्वल टू 1 - x को 0 रखा, y 1 आ गया, y को 0 रखा, x कुछ आ जाएगा, x 1 आ जाएगा, लाइक दिस। तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ये वाला एरिया फाइंड आउट करना बहुत आसान है यार। क्वाड्रेंट का एरिया पाई, रेडियस 1 है, तो r²/4 माइनस ट्रायंगल का एरिया हाफ, तो दिस इज 4 नीचे ले लिया, पाई -2, पाई -2/4, ऑप्शन नंबर सी ये गलत हो गया, तो बी एंड सी सही है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके 2018 ख़त्म कर लेंगे, 2019 भी ख़त्म कर लेंगे। तो यार देखो सारे वीडियोस देख लो, जितने भी जेई एडवांस के वीडियोस कराए गए हैं ना प्रीवियस ईयर, जितने भी PYQ कराए गए हैं उन सबको देख लो, एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, सारे क्वेश्चन को देख लो, सारे क्वेश्चन को याद कर लो। अगर सारे क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गए तो तुम जेई एडवांस में मचा सकते हो। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मचाते रहो।